निस्वार्थ सेवा संस्थान रजिस्टर्ड हाथरस द्वारा आयोजित एक चाय अनुभव की लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। डॉक्टर रंगेश शर्मा जो कि जाने माने शिक्षक एवं अंकशास्त्री हैं, उनके साथ में आज मेरी टीम में मौजूद है इस चाय अनुभव की को लेने के लिए नितिन जी हमारे मीडिया प्रभारी, उसके साथ में मेरे सोशल मीडिया प्रभारी सारांश टालीवाल जी और निस्वार्थ सेवा संस्थान परिवार के सचिव नीरज गोयल जी। हम सभी लोगों के साथ यहाँ इस छायांकन को करने वाले, शूट करने वाले, वीडियो शूट को सौरभ शर्मा जी जो कि हमारे सह कार्यकारिणी सदस्य हैं, और हम सभी लोग यहाँ आज सर के साथ में, क्योंकि शिक्षक समाज का वह वर्ग है जो कहीं ना कहीं हद तक हर सफल व्यक्ति के पीछे होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पीछे, जैसे कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मैं कहना चाहूंगा उस शब्दों में जोड़ा जाए कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक अच्छे शिक्षक का हाथ जरूर होता है, क्योंकि बिना एक शिक्षक के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। इसलिए आज एक शिक्षक के जरिए हम अनुभव जरूर प्राप्त करना चाहेंगे कि वो हमारा मार्गदर्शन करें और आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं जो चल रही हैं इस समय, या हमसे छोटे भी जो है, वो लोग एक बेहतर भविष्य या एक बेहतर विकल्प समाज के लिए बन सके। सभी का परिचय हो चुका है, मैं चाहूंगा सर आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे आपके बारे में। जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर रंगेश शर्मा और आजकल मैं सेंट फ्रांसिस इंटर कॉलेज में पीजीटी केमिस्ट्री हूँ और विगत 31 सालों से मैं इसी विद्यालय में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ब्लूबर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलीगढ़ में भी मैं काम किया है मैंने 92 से पहले। और आजकल मैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु का भी कंसल्टेशन का काम कर रहा हूँ, जो कि साइड में या यूट्यूब चैनल के माध्यम से चलता रहता है। जी, तो सर यूट्यूब पे काफी सारे फॉलोअर्स जुड़ गए होंगे आपके अब तो? अभी बहुत फॉलोअर्स तो नहीं हुए, अभी 1000 से कम हैं, लेकिन हाँ ये है कि मेरे पास में क्वेरीज ऑनलाइन आती रहती हैं। पर 1000 फॉलोअर्स भी मैं नहीं समझ रहा कोई छोटी चीज है। नहीं, वो क्योंकि एक कोई चीज आपने शायद ज्यादा पुराना तो नहीं हुआ इसको, ज्यादा नहीं, तीसरी साल चल रहा है, तीसरी साल चल रही है, तो अभी स्टार्टिंग फेज ही है, उसमें इतना फेमस हो जाना ये भी एक बड़ी बात है। सर, तो जैसे आपके बचपन से लेके आपने आज आप इतने सफल एक टीचर हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने टीचिंग लाइन ही क्यों चुनी अपने जीवन व्यापन के लिए? क्योंकि आज उस जमाने में शिक्षा का इतना शायद महत्व नहीं था मेरे हिसाब से, लेकिन उस जमाने में एक टीचिंग लाइन को चुनना थोड़ा सा टफ जॉब था, तो आप ऐसे कैसे आपने टीचिंग लाइन को चूज किया? एक्चुअली हम लोग 1971 में हाथरस में आए थे और उससे पहले पापा डिग्री कॉलेज में थे अम्बाह में। अम्बाह ही मेरा बर्थ प्लेस है। और उससे पहले पापा डिग्री कॉलेज में थे, अम्बाह में थे। 71 में बागला डिग्री कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर अपॉइंट हुए। हम लोग 71 में हाथरस में आ गए। एजुकेशन बागला मोंटेसरी से शुरू हुई। केजी क्लासेस मैंने मोंटेसरी क्लासेस मैंने बागला मोंटेसरी स्कूल से ही किया है। फिर बागला इंटर से मैंने क्लास 12 कंप्लीट किया, इंटरमीडिएट किया। सरस्वती डिग्री कॉलेज से बीएससी कंप्लीट किया। उसके बाद मैं हाथरस में उस समय एमएससी की व्यवस्था नहीं थी, तो मैं केआर डिग्री कॉलेज मथुरा पहुंच गया एमएससी केमिस्ट्री में करने के लिए। एमएससी केमिस्ट्री में उस समय सीट्स बहुत कम होती थी, आसपास मीन्स अलीगढ़ में भी कम थी, आगरा में ज़्यादा होती थी, लेकिन मथुरा थोड़ा नियरेस्ट था, ट्रेन का रूट था, तो मथुरा को चूज़ किया गया। एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद में इंडस्ट्रियल जॉब बहुत थे, लेकिन पेरेंट्स एग्री नहीं थे कि इंडस्ट्रियल जॉब के लिए मैं बाहर जाऊँ। और जो जॉब मिलते थे वो कैलकाटा है, बड़ौदा है, बड़ोदरा है, इस टाइप की जगह पे मिलते थे, जो कि बहुत दूर थे। और मैं भाइयों में सबसे बड़ा था, बहनों के बाद में पहला मैं ही था, इसलिए पेरेंट्स नहीं चाहते थे इतने दूर भेजना। धीमे धीमे करके पापा को किडनी की प्रॉब्लम हो गई और मुझे हाथरस में ही ट्रैप होना पड़ा। नहीं, तो मैं तो इसे ट्रैप नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा ये तो अच्छी बात है। हम लोगों का सौभाग्य है कि आप जैसे शिक्षक यहाँ मौजूद हैं हाथरस में। हम लोगों को शिक्षा का अभाव नहीं है, एक अच्छे शिक्षक की वजह से हमें अच्छी शिक्षा मिल पाती है। और वैसे भी एक प्रोफेशनल मैंने देखा है, ज्यादातर चाहते हैं कि उनका बेटा भी उसी प्रोफेशन में आगे बढ़े। जनरली हम देखते हैं डॉक्टर्स के बेटे डॉक्टर्स बनना प्रेफर करते हैं, उनके पेरेंट्स भी प्रेफर करते हैं। कंपलसरी नहीं है, लेकिन पहले थोड़ा सा ज्यादा था और सर के टाइम में तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ थोड़ा ज्यादा ही रहा होगा, तो इसलिए सर ने चूज कराई, तो अच्छी बात है। तो सर आपको 33 ईयर्स हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो सर आपके लाइफ फेजेस में, लाइफ स्टेजेस में काफ़ी स्ट्रगलिंग फेजेस भी हुआ होंगे, कुछ इंसिडेंट्स भी हुआ होंगे जो हमारे हम सभी लोगों के लिए सीख होगी आज की जनरेशन के हिसाब से। तो सर आपके जीवन में उस 33 साल की शिक्षक के तौर पर कोई ऐसा इंसिडेंट जो हमारे लिए प्रेरणादायक हो? मैं शुरू करूंगा 90s के टाइम से, जब मैं अलीगढ़ पढ़ाने के लिए जाता था, ब्लूबर्ड स्कूल में जाता था। बहुत मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम था। मैं
एग्जैक्टली कहूँ तो बहुत सॉफ्ट और चॉकलेटी था मैं। धूप में रहना मुझे पसंद नहीं है, और ना पहले था अब है। और वहाँ से स्कूल की छुट्टी होती थी करीब 1 बजे करीब। बन्ना देवी से बस स्टैंड तक आना धूप में, फिर हाथरस आना धूप में 3 बजे तक। बहुत टायरिंग टाइम था, मैं बहुत एग्जॉस्ट होता था उस समय। मेरा मन नहीं था कि मैं उसको कंटिन्यू करूं, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हाथरस सेंट फ्रांसिस में ये अपग्रेडेशन हो गया, 10+2 हो गया स्कूल, और मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। मैं सेंट फ्रांसिस में अपॉइंट हो गया, केमिस्ट्री PGT अपॉइंट हो गया मैं 92 में। 92 से यदि मैं 2023 का फेज देखूं, मुझ में एनर्जी बिगनिंग में बहुत थी। बहरहाल अब कम नहीं है, लेकिन एनर्जी उस समय बहुत थी। मैं ब्लू बर्ड स्कूल में जहाँ काम करके आया था, उसके ओनर थे IFS से भट्टाचार्य जी, और उन्होंने नेहरू जी के साथ भी काम किया था। अच्छा। तो भट्टाचार्य जी का मैं ऑनलाइन इस चीज़ को नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कह रहा हूँ, सबके सुनेंगे, कोई बात नहीं है उसमें। भट्टाचार्य जी का ब्लू बर्ड स्कूल में बहुत अच्छा टेरर था, और मैं ब्लू बर्ड स्कूल पहुँच जाता था बिफोर टाइम। तो भट्टाचार्य जी मुझे अपने केबिन में बुला लेते थे, और मेरे साथ उनकी बहुत अच्छी चैटिंग होती थी। बहुत फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोलते थे, और उन्हीं के साथ में मैंने बहुत कुछ सीखा भी उनसे जी। लेकिन जब मेरे कोलीग्स मुझसे बातचीत करते थे तो वो बहुत सरप्राइज करते थे, भट्टाचार्य जी तुम्हारे साथ में बात कैसे करते हैं, जो कि जिनका इतना टेरर था। तो बहरहाल मैंने उनसे बहुत सीखा भट्टाचार्य जी से, और IFS से नेहरू जी के साथ काम किया था, न जाने कितनी कंट्रीज में वो एम्बेसडर थे। तो वहाँ से मुझे बहुत सीखने को मिला। फिर सेंट फ्रांसिस स्कूल आ गया, यहाँ पर प्रीस्ट और नन्स के बीच में काम करने का सौभाग्य मिला। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी बिगनिंग में, फ्लुएंसी इतनी नहीं थी, लेकिन हाँ धीमे धीमे करके सीखते सीखते मैं बहुत परफेक्ट हो गया। मैं नहीं कह रहा अच्छी नहीं थी, इंग्लिश मेरी अच्छी थी, लेकिन मैं अपने आप कह रहा हूँ कि अच्छी इतनी नहीं थी, क्योंकि घर में इंग्लिश का माहौल था, पापा से बहुत कुछ सीखने को मिला। इंग्लिश के प्रोफेसर से हाँ, और इंग्लिश की हैंड राइटिंग भी पापा से मेरी बहुत मिलती जुलती थी। मैं पापा की हैंड राइटिंग को जब मैं बचपन में का मैं फेस ध्यान करता हूँ, तो पापा जिस पेपर पर लिखते थे मैं उसी को बनाने की कोशिश करता था, छोटे में, बचपन में ही। तो हाँ बिल्कुल कोशिश करता था। तो हैंड राइटिंग भी मेरी बहुत अच्छी थी। और फिर जब सेंट फ्रांसिस स्कूल आ गया तो प्रीस्ट और नन्स के बीच में रह के इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हुई, बहुत सीखने को मिला। अब ये 33 इयर्स का जो टाइम पीरियड है एज ए टीचर, पुराने और नए टाइम में बहुत डिफरेंस है। पहले हमारे ऊपर कोई बैरियर नहीं था कि हम बच्चे को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते। पहले डांटते भी थे, मारते भी थे। 12th क्लास की गर्ल्स को भी मैंने मारा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। सभी पेरेंट्स परिचित होते थे, सब घर परिवार के ही थे, कोई बाहर से तो आता नहीं था। कोई पापा का स्टूडेंट है, किसी को हम अंकल कहते हैं, उनके बच्चे हैं, कोई हमको भैया कहता है, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं थी। धीमे धीमे करके ये फेज थोड़ा बिगड़ता चला गया, जहाँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई कि आप किसी को चिल्लाएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, डिमोरलाइज नहीं करेंगे। तो टाइम अपने आप चेंज हो गया, हम लोग भी हाथ बांध के खड़े हो गए, और पेरेंट्स से सपोर्ट करते हैं। तो आज भी हम उसी टाइप से स्टूडेंट को डील कर ले जाते हैं, मारते भी हैं, फटकारते भी हैं, प्यार भी करते हैं, और सब चलता है। अब वो 33 इयर्स का जो फेज है उसमें थोड़ा चेंज और आ गया कोविड के बाद में, जब ऑनलाइन क्लासेस आ गई और स्टूडेंट मोबाइल और लैपटॉप में एंगेज हो गया। स्क्रीन पर क्लास है, माइंड कहीं और है, चैटिंग कहीं और है, स्टैंडर्ड एकदम चेंज हो गया। अब अपने जो 33 इयर्स का जो टाइम पीरियड का मैं स्पान का बता रहा हूँ, एक मैं कहूँगा एज अचीवमेंट मैं कहूँगा अपने लिए। स्कूल में 94 में NCC इंट्रोड्यूस हुई, और NCC के लिए ANO बनना था, NCC ऑफिसर बनना था। उसके लिए हाथरस में भी इंटरव्यू हुआ, उसमें मेरे एक सीनियर थे, उनका सिलेक्शन हुआ, और दूसरा इंटरव्यू होना था लखनऊ NCC हेडक्वार्टर में। मैंने उसके लिए भी अप्लाई किया, और मैं लखनऊ इंटरव्यू देने भी गया, और मेरा सिलेक्शन भी हुआ। और जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, कमांडिंग ऑफिसर की। और इधर मैं कॉन्वेंट से गया था, तो पहले से बहुत कुछ प्रिपेयर था साइकोलॉजिकल, क्योंकि मैं ANO बनना मेरे लिए वो नहीं था कि बनना नहीं, मुझे बनना है ये नहीं था, मेरी सेकेंडरी चॉइस थी। बन गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ मन में था, जो क्योंकि मैं देखता था मेरे जो टीचर्स थे वो भी एक ANO थे, NCC इंस्ट्रक्टर थे, उसके बाद में वो टेरिटोरियल आर्मी में भी गए, हमारे रिलेशन भी, अंकल भी कहते हैं हम उन्हें।
तो वो मैंने उनको वो देखा तो उनकी ड्रेस और उससे मुझे अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा था। तो मेरा वह यही था कि ANO बन के एक NCC ऑफिसर, गजटेड ऑफिसर, वो रुतबा, हाँ यूनिफॉर्म, वो रुतबा के लिए हाँ एक पैट्रियोटिक फीलिंग्स माइंड में रहती थी। तो मैं इंटरव्यू देने के लिए गया और मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद में मेरा अपॉइंटमेंट नल एंड वॉइड हो गया क्योंकि मेरा लेस देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर नेक्स्ट ईयर फिर इंटरव्यू हुआ, मैं दोबारा फिर इंटरव्यू देने गया, मेरा फिर सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद में कुछ स्कूल की कंडीशन ऐसी थी कि मुझे ट्रेनिंग पर जाना है 3 महीने, स्कूल के पास में टीचर नहीं है, मेरा सब्स्टिट्यूट। एट लास्ट न मैं ऑफिसर बन पाया न स्कूल में NCC रह गई। अच्छा, स्कूल में NCC ही नहीं रहेगी? अब नहीं है NCC, उस समय के बाद खत्म हो गया। सर एक चीज मैं इस दौरान जानना चाहूंगा, जैसे आपने अभी एक मुद्दा उठाया, वो वास्तविकता में बड़ा गहन सोच और मंथन का विषय है। स्टूडेंट्स को पहले टीचर अपने हिसाब से डील कर ले जाते थे, आज पेरेंट्स। अभी एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मेरे साथ भी घटित हुआ। मेरा बेटा को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर आता, तो 3 दिन पहले उन्होंने एक पापा से कहा कि मैं अब इसे नहीं पढ़ाऊंगा। पापा बोले क्यों नहीं पढ़ाओगे आप? बोले अंकल ये मैं इसे जैसे पढ़ाना चाहता हूँ वैसे पढ़ा ही नहीं पाता। बोले इसकी मम्मी ये डेली आता है तो सबसे पहले या तो ये कहेगा मम्मी से फोन पे बात कर लो, या इसकी मम्मी खुद छोड़ने आती है और वो मुझे बता के जाती है कि मुझे इसे क्या पढ़ाना है। तो इस तरह से पढ़ाना, बोले मैं इस तरह से नहीं पढ़ा सकता। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि टीचर के अंदर इतना सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए कि बिल्कुल। मैं अपने हिसाब से चलूंगा, ना कि दूसरे मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं टीचर हूँ, आप टीचर नहीं हो। आप इसके मदर हो सकते हो, आप पेरेंट्स हो सकते हो, फादर हो सकते हो, ग्रैंडफादर हो सकते हो, बट टीचर मैं हूँ। तो सर इस इंसिडेंट को सुनाने का बस केवल यही औचित्य था जो आपने भी अभी मुद्दा उठाया। इन चीजों में क्या होना चाहिए एक टीचर के तौर पे? आप क्या देखते हो कि इन चीजों में कि जिस तरह से पहले लिबर्टी थी, मैं समझता हूँ कुछ लोगों ने गलत किया था, कुछ लोगों ने बच्चों को अननेसेसरी मतलब हैरेस किया, अननेसेसरी मारा, पीटा, कुछ भी किया हो, उसकी वजह से ये सब टीचरों को झेलना पड़ा। पर क्या होना चाहिए इस क्षेत्र में? नहीं देखिए, पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि स्टूडेंट डेली क्यों वो कर रहा है। पहले तो यार स्टूडेंट की रिलेशनशिप या कॉम्पेटेबिलिटी अपने टीचर से नहीं है तो टीचर को चेंज कर देना चाहिए। बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा बच्चा हर जगह गलत है, लेकिन कभी कभी टीचर का एटीट्यूड हो सकता है उसको समझ नहीं आता हो। दूसरी चीज, स्टूडेंट जो डेली जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है वो और टीचर जो पढ़ाना चाहता है वो डिफरेंट है। उसका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में नहीं है, टीचर मैथ्स पे फोकस कर रहा है, तो यदि वो कहता है कि मुझे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है तो फिर इसकी काउंसलिंग की जरूरत है। तीसरा कि पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि स्टूडेंट को इंटरेस्ट क्रिएट कराएं, कैसे भी उसको ये बोलें कि सर मैथमेटिक्स की करें तो 15 मिनट मैथमेटिक्स पढ़ो, कंपेल, क्योंकि बहुत छोटी एज है और छोटी एज में हम उनको जैसे शेप अप कर देंगे वो आगे सीखेगा। और हमने बच्चे की बात मान ली कि मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ूंगा तो फिर तो जो स्टूडेंट कहेगा वो होगा। नहीं, अब यही एक बात है जो कि यहाँ बहुत अच्छी निकल के आती है। हर पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि वो टीचर के कॉम्पैक्टेबल रहे, ताकि टीचर को गाइड करने की कोशिश करें। आप टीचर से अगर कॉम्पैक्टेबल रहोगे तो अपने बच्चे का फ्यूचर भी अच्छा कर पाओगे, और टीचर और आप दोनों मिलके, क्योंकि माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, ये कहा भी जाता है कि जो फर्स्ट हमारे टीचर हैं वो हमारे मदर और फादर होते हैं, सेकंड टीचर हमारे जो हमें शिक्षा देते हैं। तो निश्चित है अगर दोनों अगर एक दूसरे को, एक जैसे गाड़ी अगर 4 पहियों पे चलनी है, एक पहिया भी खराब हो जाए तो बेकार हो जाती है, उस तरह से सभी को कॉम्पैक्टेबल अगर रहे तो एक अच्छा बच्चे का भविष्य बना सकता है। बिल्कुल। सर, शिक्षक के रूप में आप हम सबको और समाज को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरे समाज से ये बोलूँगा कि जो स्टूडेंट है हमारे पास में स्कूल में रहता है तो वो केवल 6 घंटे हमारे साथ में है और बचे हुए घंटे में वो पेरेंट्स के साथ में हैं। यदि मैं केवल ये कहूँ कि 12 घंटे पेरेंट्स के साथ में, 6 घंटे हमारे साथ में, रिमेनिंग टाइम में वो सोता है या कुछ भी करता है, तो 12 घंटे का जितना इफेक्ट होगा उतना 6 घंटे का इफेक्ट नहीं होगा। जो संस्कार घर से आएंगे उन संस्कारों को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन गलत संस्कार तो हम भी नहीं देते। गलत संस्कार यदि आते हैं तो आपके घर से आते हैं, आपके पड़ोसियों से आते हैं और समाज के उस जगह से आते हैं जहाँ के विद्यार्थी या स्टूडेंट घूमता है। तो जब ये सब चीज़ें हम अपने घर से सिखाना शुरू करें कि बड़ों का सम्मान,
घर में बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनको कैसे चरण स्पर्श करें, प्रणाम करें, बड़ों को प्रणाम करके घर से स्कूल जाएं या कहीं और जाएं, तो शायद इतना अच्छा स्टूडेंट का डेवलपमेंट होगा कि वो ये कहेंगे कि बच्चे में एकदम बदलाव आ गया, क्योंकि सिखाना हमने कहाँ से शुरू किया? घर से सिखाना शुरू किया। जी, इस चीज को तो मैंने आपके यहाँ घर में घुसते ही महसूस किया। जी, जी। घर के बाहर तुलसी जी का वृक्ष लगा हुआ है, और जिस घर में एक घर में घुसते ही एक पॉजिटिव एनर्जी, एक इतना पॉजिटिव माहौल हो, वहाँ बच्चों को संस्कारित होने में कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती। ये पक्की बात है। आपने घर से ही तुलसी जी का पौधा लगा रखा है बाहर। ये हमारी जो एक सोशल लाइफ है, ये हमारी जो संस्कार है, या हमारे जो कहना चाहिए कि जो हमें हमारे बुजुर्गों ने जो हमें सिखाया है, वो चीज हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो आपने अपने दरवाजे से ही शुरुआत की करी है। तो ये बिल्कुल आपने एक स्पष्ट उदाहरण बाहरी मुझे घुसते बड़ा अच्छा लगा, और इसीलिए जूते पहन के आने में मैंने संकोच भी किया था अंदर, क्यों बाहरी एक तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है जिसकी पूजा भी होती हो। मैं एक चीज अच्छी लगती है। हाँ, मैं एक चीज और इंक्लूड करूंगा इसमें जी। स्कूल स्टूडेंट को क्या सिखाता है? केवल 3 चीज: डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, एटिकेट्स, और एजुकेशन आती है बाद में। हम कोशिश करते हैं स्टूडेंट टाइम पर आए, पंक्चुअलिटी उसको सिखाएं, स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड रहे, जिससे वो आगे भी और समाज में भी डिसिप्लिन्ड बिहेवियर शो करे और आगे बढ़ने की कोशिश करे। एटिकेट्स, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, छोटों के साथ कैसे करना है, अपने किसी दूसरे को रेस्पेक्ट कैसे पे करना है, केवल स्कूल ये सिखाता है। ज्ञान अपने आप आता है, वो अलग अलग ब्रेन की अलग अलग कैपेसिटी। सभी न्यूटन नहीं बन सकते, सभी शेक्सपियर नहीं हो सकते, सभी अब्दुल कलाम आजाद नहीं हो सकते, या सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकते। तो वो सब अलग अलग ब्रेन की कैपेसिटी है वो गेन करने के लिए। लेकिन इसी में सहयोग यदि पेरेंट्स का मिलता है इन सब चीज़ों को इनकलकेट करने के लिए, कि डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और एटिकेट्स में, तो शायद स्टूडेंट बहुत अच्छा निकल के आएगा, देशभक्त बनेगा, समाज का एक अच्छा नागरिक बनेगा, देश की सेवा करने वाला बनेगा, और पेरेंट्स का और परिवार का एक ऐसा, जो कहते हैं कि लाल कहते हैं कि परिवार का एक लाल है जिसने कि परिवार का नाम रोशन कर दिया, वो करने वाला बनेगा। बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने, कि मतलब एक यहाँ पे चीज जो बहुत अच्छी तरह सभी ने अगर नोटिस की हो, और हमारे दर्शकों ने जरूर ये बात देखी होगी, कि बच्चों पे प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए। सर ने कहा कि सभी बच्चे न्यूटन नहीं हो सकते, सभी अब्दुल कलाम नहीं हो सकते, और सभी के अपने अपने फील्ड है। जरूरी नहीं बच्चा खेल में अच्छा हो तो सचिन तेंदुलकर ने भी बहुत नाम रोशन किया है। जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई में ही बच्चे का फोकस देखो, आप बच्चे पे प्रेशर न डालें, उसे उसकी इच्छा अनुसार उसकी जो भी उसकी हॉबीज है उसके साथ उसे लेके आगे चले, और बेसिक शिक्षा दिलवाएं, और वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा और निश्चित तौर पे कुछ अच्छा कर पाएगा। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है उसमें। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है सर के लिए, समाज के लिए, सर की तरफ से, कि बच्चों पे प्रेशर ज्यादा न डाला जाए। अभी जो आपने बच्चों में प्रेशर बनाने की बात की, इस बारे में एक फिल्म आई थी 3 इडियट, उसमें भी बच्चों पे IIT स्टूडेंट पे प्रेशर किस तरह से होता है, किस तरह से घर में सिखा दिया जाता है, मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा भला बनेगा, जबकि जो हकीकत में जो उसमें एक हीरो का जो किरदार कर रहे थे आमिर खान, उन्होंने दिखाया कि क्लास में बेशक वो इतना ज्यादा ना सही, पर हाँ अगर बच्चे में अगर इंटरेस्ट हो तो बच्चा बड़ा होके साइंटिस्ट या वो आगे बढ़ के कुछ भी बन सकता है। और जो उनके बेसिक थे, फोटोग्राफी में था तो उसकी किताबें छप रही थी, जो दूसरा इंजीनियर ही बनना चाहता था वो इंजीनियर बना, और एक तीसरा साइंटिस्ट बन गया। तो ये सर क्या जीवन की यथार्थ सच्चाई है, या ये बस सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित है? जी देखिए, मैं इसमें अपना ओन एक्सपीरियंस जो मैंने अभी तक गेन किया उसके बारे में बता रहा हूँ, कि यदि हमारा बच्चा अपनी हॉबीज़ को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसको हॉबीज़ आगे बढ़ाने दीजिए, लेकिन उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। बहुत अच्छी। केवल एक लाइन पर जाएंगे आप तो लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला। मैं वैसे ही छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, LML वेस्पा की बाइक अब कहाँ दिखाई देती है? कहीं नहीं। एक ब्रांड आपका कहीं नहीं चलना, आप 2 में मल्टीटास्क होने चाहिए। एक आपकी एजुकेशन जो आपको लाइफ लॉन्ग एक आपका अर्निंग सोर्स होगा, दूसरी आपकी हॉबी। यदि आप क्रिकेट में इंटरेस्ट है, हॉकी में है, फुटबॉल में, आप उसको आगे ले जाइए, लेकिन ऐसा ना हो कि गेम के पीछे आपकी एजुकेशन खत्म हो गई। यदि गेम के पीछे एजुकेशन खत्म होगी तो आपका जो करियर है वो वहीं पर रुक जाएगा।
हो सकता है कि आपका सिलेक्शन इंडियन टीम में नहीं होता, IPL में नहीं होता, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करें? आपकी फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि आप उनको बिजनेस करा सकें, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए हॉबीज़ को साइड में रख के चलिए, एजुकेशन को प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन हॉबीज़ को ख़त्म मत करिएगा। मेरी एक रिलेशन में एक स्टूडेंट था जिसको क्रिकेट का बहुत शौक था। उन्होंने उसको बहुत कुछ अच्छी ट्रेनिंग की, 10th क्लास तक वो अच्छा क्रिकेटर बन गया, लेकिन उसका कहीं भी अंडर 18 में सिलेक्शन नहीं हुआ। उस फैमिली ने उस बच्चे के साथ में कंप्रोमाइज़ करा के, बच्चे को एग्री करा के, उसके सब क्रिकेट के पैड, विकेट, ग्लव्स, दिस एंड दैट, एवरीथिंग, सब कुछ, किट जो होती है पूरा किट दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब वो स्टूडेंट आजकल बीटेक कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब अंडर 18 में सिलेक्शन इसका नहीं है तो हो सकता है आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात। और घर में बिजनेस है नहीं, यदि आपके घर में बिजनेस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप सर्विस क्लास है तो आपको सर्विस ही करनी पड़ेगी, और सर्विस करने के लिए आपको अच्छी एजुकेशन गेन करनी है। तो आप हॉबीज़ को रखिए, मैं ये नहीं कह रहा मत करिए। आप चेस में एक्सपर्ट हैं, चेस में तो आप बीटेक करेंगे तो कोई थोड़ी कह रहा चेस मत खेलिए, आप उसको अलग से टाइम दें। इवनिंग में आपको अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस यूनिवर्सिटीज़ में आपके लिए अलग क्रिकेट के स्टेडियम हैं, हॉकी के स्टेडियम हैं, वहाँ बच्चे खेलते हैं, TT के लिए हैं, आप उसमें टाइम दो, अपना टैलेंट है उसमें निकालो, लेकिन एजुकेशन इज मस्ट। अपने DM सुहास अलवाई का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बैडमिंटन प्लेयर, वर्ल्ड में वो हाँ जी, वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल लेके आए, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। IAS, दूसरा बैडमिंटन में अच्छा, तो दोनों को साथ लेके चलना पड़ा, एक के लिए मैं कभी एग्री नहीं करूंगा। हमारी सनातन संस्कृति में वैसे भी गुरु की महिमा सबसे ऊपर बताई गई है, और कहा भी गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी गुरु को नमन सबसे जरूरी है। और कहीं हद तक कबीरदास जी ने भी कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। तो जब गुरु को इतना बड़ा माना जाता है, तो मैं आज आपसे एक आदर्श समाज के लिए जो जीवन का क्या एक मतलब जीवन को किस तरह से लिया जाए, या जीवन का क्या एक जीवन को आदर्श जीवन को जीने का क्या एक तरीका हो, वो मैं आपसे एक बार जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि गुरुओं ने हमेशा मार्गदर्शन किया है और आप शिक्षक हैं, गुरु कहा जा सकता है, तो आप अच्छी तरह से बता भी पाएंगे इस चीज को। जी देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि जो हमारा जीवन है एक कैनवास है जो खाली है, और बचपन में कोई चिंता नहीं, एजुकेशन धीमे धीमे कंप्लीट हुई, परफेक्ट बन गए जॉब करने के लिए। अब आपका कैनवास भरना शुरू हो गया। अब कैनवास भरने से जो भी आप करेंगे वो उस पर प्रिंट होना शुरू। अब लाइफ धीमे धीमे बढ़ती चली गई। सबसे पहला काम एनी हाउ अपने लिए एक अर्निंग सोर्स क्रिएट करना, चाहे आपकी शॉप है, बिजनेस है या जॉब है, ये पहली प्रायोरिटी जीवन की। अच्छी एजुकेशन लें, अच्छी एजुकेशन के बाद पहली प्रायोरिटी कैसे भी हमको जॉब सिक्योर करना है, अर्निंग क्रिएट करनी है, खाली नहीं बैठना। अब इसमें बीच में एक लाइन इंक्लूड कर रहा हूँ एक गाने की। एक गाना है और वो गाना बहुत नेगेटिव है, मैं जिसको मैं बहुत नेगेटिव मानता हूँ, गुनगुनाता हूँ लेकिन मैं बहुत नेगेटिव मानता हूँ। गाना ये है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। इसका मतलब आपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, कागज तो कोरा ही रह जाएगा ना, जो आप करेंगे तभी तो कागज में कुछ आएगा। तो जीवन किसके लिए? भगवान ने जीवन में रंग भरिए, बिल्कुल कैनवास में रंग भरिए। आपका जीवन कोरा नहीं, कागज कोरा नहीं रहना चाहिए। और आपका जो जीवन भगवान ने दिया है, मानव शरीर दिया है, ये कुछ करने के लिए दिया है। जॉब लग गया, जॉब लगने के बाद में एक सिक्योरिटी आ गई। समाज से जोड़िए, समाज में इतनी संस्थानें, उनसे जोड़िए, कुछ समाज के लिए करना शुरू करिए, गरीबों के लिए तो आप कर भी रहे हैं आज की डेट में, आपने स्वास्थ्य सेवा संस्थान में सहकारिणी है, ये मेरा सौभाग्य है उससे जोड़ा। लेकिन सौभाग्य तो हम लोगों का है कि हमें आपसे मार्गदर्शन मिल जाता है। लेकिन ये आपकी जो सीख है ना, वो सभी के लिए बहुत काम की है कि वास्तविकता में हमें जीवन में अपना एक लक्ष्य निर्धारित जो हमने किए थे, या हमें जहां से हमें जो अर्निंग करनी थी, वो हमने जब उस क्षेत्र को पा लिया तो फिर हमें समाज को देना चाहिए। जी। जो कोरा कागज है उसमें कैनवास से तरह तरह के रंग भरे और जीवन को रंगीन बनाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समाज को बहुत कुछ देने की जरूरत है जी। और जब अच्छे लोग समाज में आगे आएंगे तो जो खराब लोग हैं अपने आप पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल सही। और गरीबों के लिए भी कोई ना कोई मदद करने वाला चाहिए। यदि आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा है
तो गरीबों को आगे बढ़ के मदद करिए, जिससे कि उनको भी एक लगे कि भगवान कहीं ना कहीं है। कहते हैं भगवान कहीं नहीं, भगवान तो यहीं पर है, तो उनको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। समाज में क्रांति लाने के लिए भी कुछ करना चाहिए, मोटिवेट करने के लिए भी कुछ करना चाहिए। और कैनवास को जब आपका जॉब लग गया, आपकी सिक्योरिटीज़ आ गई, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, आप बहुत कुछ डिपेंडेंट उनके ऊपर होना शुरू हो गए। उनको भी कुछ सिखाना है, समाज को भी देना है, अपनी लाइफ में भी कुछ करना है। तो जब आपका कैनवास पूरा भरेगा, जब आप वृद्धावस्था में पहुंचेंगे, तो आपको लगेगा आपका कैनवास डिफरेंट कलर से भर चुका है। और वही उपलब्धि जीवन की है, और कोई उपलब्धि नहीं मानता मैं। आज तक मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है सर। अब निश्चित बात है, अब इस तरीके से सोचना शुरू करूंगा उस गाने पर। ये बहुत ही अच्छी बात है आपने आज से कही। मैं इसमें एक चीज और इंक्लूड करूंगा जी, कि जब स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाती है, तो उसके बाद में छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, बड़े नहीं, छोटे छोटे टारगेट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अंबानी बनने की कोशिश करें, आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए कि हमें ये अचीव करना है, और एक टारगेट अचीव हो जाए तो दूसरे टारगेट को फिर सेट करिए, यदि आपके पास टाइम है तो। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर सकें, लेकिन छोटे छोटे टारगेट अचीव हो सकते हैं बहुत इजीली और बिना किसी टेंशन के। तो कोशिश ये करिए छोटा छोटा टारगेट बनाएं कि आपको ये काम करना है, 6 मंथ में, 1 ईयर में उस काम के लिए लगिए, लोगों को इकट्ठा करिए, टारगेट आप अचीव करेंगे, समाज को कुछ देने की कोशिश करें। अच्छा सर, एक और भी है, इससे एक फायदा भी है, अगर बड़ा टारगेट होगा और हम फेल हो गए, उस टारगेट को नहीं अचीव कर पाए, तो एक मन में जो एक कॉम्प्लेक्स आएगा वो काफी नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। और छोटे छोटे टारगेट रखे और उन्हें हमने पा लिया, दो पा लिए और तीसरे पे हार भी गए, तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वो पॉजिटिविटी देंगे। क्यों महीने का ही केवल टास्क होता है उसमें, तो वो इजिली या तो होगा या नहीं होगा, एक डिसीजन हो जाता है। बिल्कुल 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 सही बात। सर एक चीज और जो आपने अपने परिचय में बताया था, और उस चीजों के बारे में अभी लोगों को ज्यादा जागृति भी नहीं है, अंक ज्योतिष या जो आप बता रहे थे वास्तु वगैरह, जी जी, इन चीजों के बारे में मतलब मैं भी अंदर भी एक क्यूरियोसिटी है इस चीज को जानने की। अंक ज्योतिष आखिर क्या होता है ये? देखिए, हमारा जो वैदिक ज्योतिष है वो एस्ट्रोलॉजी हो गई जी। उसमें ग्रह की डिग्री, वो सब दशाएं, राहु की दशा, शनि की दशा, ये सब आती हैं। और जो न्यूमरोलॉजी है वो है अंक शास्त्र, नंबर पर डिपेंडेंट है। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर, ठीक है, भाग्यांक, ड्राइवर, टोटल कर दें, कंडक्टर, ये आपको बहुत कुछ देते हैं और आपको बहुत कुछ इन्फ्लुएंस भी करते हैं। आपका नाम कौन से नंबर पर है वो आपके पूरे जीवन भर चलेगा, जीवन भर। क्या वो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा है? यदि कर रहा है तो अब बहुत अच्छी उपलब्धि, नहीं कर रहा है तो नेगेटिव, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसी तरह से आप जिस फ्लैट में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, उसका नंबर क्या है, आपके मोबाइल के नंबर का टोटल कितना आ रहा है, उसमें कौन कौन सी डिजिट हैं, ये न्यूमरोलॉजी है। सर ये सब भी मैटर करता है? बिल्कुल मैटर, ये देखिए ये डिपेंड करता है जी, मानो तो भगवान नहीं पत्थर है। नहीं वो बात तो ठीक है, तो उसी तरह से जिस विज्ञान, जो वास्तु है, वास्तु को आए हुए लगभग 20 साल हुए हैं, उससे पहले वास्तु नहीं था जी। और इसी तरह से न्यूमरोलॉजी कीरोज की है, बहुत पुरानी है, इवन द 1945 और 46 की भी लिखी हुई बुक मिल जाएंगी, बहुत पुरानी है, लेकिन अपने देश में थोड़ा लेट आई है। पहले कीरोज की न्यूमरोलॉजी चलती थी, अब कीरोज की न्यूमरोलॉजी होगी आउट ऑफ डेट है, लेकिन आउट ऑफ डेट कहना चाहिए, अल्फाबेट ABC कीरोज है। उसके बाद में मॉडर्न न्यूमरोलॉजी बहुत कुछ डिफरेंट है। आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, क्या वो आप उससे मैच करता है, क्या वो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है? आपकी गाड़ी का जो नंबर है, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है, वो आपको एडवांटेज तो नहीं होगा। घर की गाड़ी ज़्यादा चलती है, उसमें एडवांटेज क्या है, उसमें फ्यूल कंज्यूम होगा। लेकिन आपके पास टैक्सी है, वो ज़्यादा चलती है तो फायदा है, वो नंबर से ही डिपेंडेंट है। वास्तु पुरुष जिस डायरेक्शन के लिए हम कहते हैं, सूर्य जिस डायरेक्शन में निकलता है, ईस्ट में, उस डायरेक्शन के लेके उधर कोई टॉयलेट नहीं हो, ये नहीं हो, ये सब वास्तु है। तो वास्तु पुरुष की रूपरेखा भी पुराने टाइम की है, अभी नहीं थी, लेकिन अपने देश में ये विज्ञान वास्तु का 20 साल लगभग हुए, 25 साल ज़्यादा से ज़्यादा, उससे पहले नहीं था। तो ये तो यह कि कम्युनिकेशन जो आगे बढ़ा, मोबाइल नेटवर्क आ गया, ये TV आ गया, इससे बढ़ना शुरू हुआ, उससे पहले ये सब चीज़ नहीं थी, लेकिन है चीज़ें अच्छी हैं, चीज़ें आती हैं जैसे टैरो कार्ड्स हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो प्रिडिक्शंस हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी के हों, चाहे टैरो कार्ड्स के हों या किसी और के थ्रू हों, ये प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेट होने के चांसेस
नहीं होते। 95% से 100% के बीच में इनके वो होते हैं। सर उसके लिए तो ज्योतिष हाँ। भी तो हमारे ये कहते बिल्कुल, हैं, धर्म बिल्कुल। के अनुसार भाग्य बदल जाता जी, है और जी। ये सब कुछ, तो ये तो फिर प्रिडिक्शन तो प्रिडिक्शन ही बिल्कुल। होती है। अब आपसे कोई कह दे कि आप IAS बन जाएंगे, आप तैयारी नहीं करेंगे तो IAS नहीं बन सकते। बिल्कुल सही बात है। तो एक तरफ कर्म है, एक तरफ भाग्य है। भाग्य जो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी आपको केवल क्या दिखा रही है, एक डायरेक्शन कि ये आपका अच्छा साल है। अच्छे साल का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं करना, अच्छे साल का मतलब है आप संघर्ष करिए, आपको जो रिटर्न मिलेगा थोड़ा इजी होगा। जो खराब साल है आपको संघर्ष और ज्यादा करना पड़ेगा, आप अचीव कर सकते हैं लेकिन आपको टाइम सर जैसे ये जो साल अब जैसे 2023 चल रहा है, तो हमारे अगर ज्यादा मतलब दिक्कतें ना हो जी। तो ये भारत के हिसाब से अगर जैसे अपने देश के हिसाब से सोचें तो 2023 को लेके कुछ ऐसा भी होता है कि इस देश जी, की जी। प्रगति होगी या कुछ दिक्कतें आएंगी या आपदाएं आएंगी, ये अंकों से ये पता लगता हो? जी देखिए 2023 बिगनिंग के मैंने उसमें ईयर में फोरकास्ट किया था जनवरी के महीने में ही। मैंने देखा तो था पर मैं भूल गया हूँ। दरअसल मैंने आपको 2023 जो साल है वो केतु का साल है। जी ये कंफ्यूजिंग स्टेट क्रिएट करेगा ज़्यादातर लोगों को जिनके उससे मैच करता है। दूसरा जो जल प्रलय इस समय आपको दिखाई दे रही है ज़्यादातर जगह पे, वो जल प्रलय का कारण ही केतु है। और देशों में भी आप देखिएगा, और देशों में तूफान आ रहे हैं, भयंकर भयंकर तूफान आ रहे हैं, वो जल प्रलय का कारण ही केतु है। तो ये उस हिसाब से बहुत अच्छा साल नहीं है, चाहे इंडिया हो चाहे एंटायर वर्ल्ड हो, किसी के लिए भी बहुत अच्छा साल नहीं है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ को मैं देखूं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, 16 है, 25 है, उनके लिए तो थोड़ी और प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो उनको हो सकता है सिकनेस हो, मीन्स हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। वो 1985 ईयर के हिसाब से होगा, जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 7 तारीख को हुआ है, 7 तारीख को, 16 तारीख को हुआ है, 25 तारीख को हुआ है, उनके लिए थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं। फिर ये एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करके प्रिडिक्शन मतलब जिस किसी को अब लेना हो सर से स्पेशल अपॉइंटमेंट लेके आइए, अपना न्यूमरोलॉजी और उसको चेक कराइए। सर मैं आपका जो आपने कीमती समय हमें दिया इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा पूरे निस्वार्थ सभी को टीम की तरफ से। और आपने इतने अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हम लोगों को बताई, न्यूमरोलॉजी का ज्ञान कराया। शिक्षक होने के नाते जो बच्चों को, पेरेंट्स का जो शिक्षक के साथ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उन चीजों को सिखाया, उसके लिए विशेष रूप से आपका आभार। और फिर दोबारा अपनी उन्हीं पंक्तियों को दोहरा दूं कि वास्तव में गुरुदेवो महेश्वर ही होते हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म है, इसमें कोई शक नहीं। आपने आज इतना ज्ञान दिया, जितना ज्ञान शायद हमें बहुत दिनों से नहीं मिला होगा, इसके लिए विशेष रूप से आपका धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।